Hello guys, I'm Shruti Mishra and welcome you all to my channel Nerdler B, and today we are going to continue our chapter number 5 of science chemistry portion, that is periodic classification of elements। और हमने पहले वाले पोर्शन में देखा था डॉबरेनियस ट्राइड्स के बारे में और थोड़ी सी चैप्टर की समरी वमरी भी देख ली थी हमने उस वाले में। अब इसमें हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, सो न्यूलैंड सर ने हमको क्या क्या चीज़ें बताई थी और क्यों उनका जो भी आइडिया था वो फेल क्यों गया, उनके लिमिटेशंस, उनके आइडिया के लिमिटेशंस पढ़ेंगे, उनके लॉ की। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ओके, द अटेम्प्ट्स ऑफ डॉबरेनियर एनकरेज अदर केमिस्ट टू कॉलरेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद द एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था डॉबरेनियस ट्राइड्स में क्या था, एटॉमिक मासेस के हिसाब से आपको एलिमेंट्स को रखना है, 3-3 ग्रुप्स बनाइए और बाद में पहले और तीसरे का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो दूसरे वाले के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, सो इसी चीज़ से प्रेरित होकर और भी काफ़ी सारे केमिस्ट ने मतलब ऐसे ट्राई किया था कि वो भी एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट्स को रखें और उसके बाद में उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करें। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज द then known elements in the order of increasing atomic masses। तो अभी क्या था, हमने न्यू डॉबरेनियर्स में क्या देखा था, वो 1817 में था और वो जर्मनी के केमिस्ट थे। और ये क्या है, ये 1866 में है और ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। और इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को जो एलिमेंट्स तब फाइंड हुए थे, मतलब कि जब डॉबरेनियर्स ने फाइंड किए थे तब एलिमेंट्स कम थे कंपेयर टू जब न्यूलैंड ने अपना लॉ सबको इंट्रोड्यूस करवाया तब। सो एलिमेंट्स ऐसे बढ़ते चले गए जैसे जैसे डिस्कवर्ड हुए उस तरह से। ठीक है, उनने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से रख दिए एलिमेंट्स को। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मासेस दैट इज हाइड्रोजन एंड एंडेड एट थोरियम विच वाज द 56th एलिमेंट। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, पहले वही एटॉमिक मासेस के हिसाब से रख दिया, जिसका सबसे कम था, किसका सबसे कम था, हाइड्रोजन का। और उसके बाद में उनने लास्ट में किसको रखा, थोरियम को। ठीक है, इस तरह से उनने एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट्स को रख दिया। और थोरियम कौन से नंबर का था, 56 मतलब कि न्यूलैंड के टाइम पे ओनली 56 एलिमेंट फाइंड हुए थे। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। सो इनके लॉ में क्या था कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसे होगी, वो हम समझेंगे एग्जाम्पल थ्रू आगे। ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ऑक्टेव्स मतलब क्या होता है, वो जो हम सरगम कहते हैं ना, जैसे हमारे हिंदी में होता है नॉर्मली म्यूज़िक में सारे गम पध नि सा, वैसे इंग्लिश में भी होता है डोरे मी था, ऐसा कुछ होता है, आगे है वो भी हम देख लेंगे। सो जैसे हमारे हिंदी में होता है ना सारे गमा पध नि सा, तो उसी को हम ऑक्टेव्स कहते हैं, इसको हम सरगम कहते हैं। सो वही चीज़, उसी चीज़ को कि जैसे हम देखते हैं ना सारे गम पध नि सा, सो पहला सा और बाद में हम जो लास्ट में सा यूज़ करते हैं, तो वो 8th एलिमेंट सेम हुए ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी लिया गया है। Therefore he called it the law of octaves, और इसी चीज़ की वजह से उनने इसको law of octaves नाम दिया। It is known as Newland's law of octaves, और क्योंकि इसको न्यूलैंड सर ने दिया था इस वजह से इसका नाम Newland's law of octaves पड़ा। In Newland's octaves, the properties of lithium and sodium were found to be the same. Sodium is the 8th element after lithium. Similarly, beryllium and magnesium resemble each other. A part of the original form of Newland octave is given in table 5.3। तो हम इसी में समझ लेते हैं, मैं आपको अलग से ड्रॉ करके नहीं समझाती, वैसे भी मेरी ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है। ओके, सो इनके में हमने क्या इनके में क्या वो बता रहे थे, या देखिए मैंने कहा था ना कि इंग्लिश में भी होता है। सो डो रे मी फा सो ला टी। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना सारे गाँव पता नहीं सा, वैसे इसमें भी होता है डो रे मी फा सो ला टी। तो इनके हिसाब से क्या था कि जो जैसे इसको अभी हम एलिमेंट 1 गिनते हैं अभी के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन को। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट हुआ किसके लिए, फ्लोरीन के लिए, क्योंकि फ्लोरीन 8th एलिमेंट है। अभी उसी तरह से
लिथियम के लिए 8th एलिमेंट कौन सा होगा, Na। मैग्नीशियम के लिए 8th एलिमेंट कौन सा होगा, बेरिलियम। एल्यूमिनियम के लिए 8th एलिमेंट कौन सा होगा, बोरॉन। सो उन्होंने क्या किया कि जो उनके हिसाब से क्या था कि पहला एलिमेंट, जो भी हम पहला एलिमेंट अभी कंसिडर कर रहे हैं, उसका 8th एलिमेंट जो होगा, उसके बाद से हम काउंटिंग करेंगे, और जो 8th एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे की प्रॉपर्टी उन लोगों की मैच करती होंगी। तो वही चीज़ उनने की कि जैसे हाइड्रोजन लिया, उसका जो 8th एलिमेंट आ रहा था जो है फ्लोरीन, तो उसको हाइड्रोजन के नीचे रख दिया। फिर वापस से गिनना शुरू किया, तो लिथियम को अब की बार पहला लिया, फिर उन्हें 8th एलिमेंट गिना, तो सोडियम आ रहा था भाई 8th एलिमेंट, तो उसको उसके नीचे रख दिया। इस हिसाब से उन्होंने पूरा किया। अभी आगे अगर नीचे देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ सिलिकॉन है, ठीक है, तो सिलिकॉन को अब फर्स्ट कंसिडर करके उनने आगे जब काउंटिंग शुरू की, तो ये फॉस्फोरस, सल्फर, मतलब 1 2 3 4 5 6 अच्छा सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, टाइटेनियम आया 8 नंबर पे। इसका मतलब क्या कि कैल्शियम, सॉरी कार्बन, सिलिकॉन और टाइटेनियम और बाकी के यहाँ जितने भी हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे थोड़ा वही दिया है ना म्यूजिकल नोट्स के, वो मैंने आपको बता दिया, सारे गमा पधनी सा और डोरेमीफा सोलाटी। ओके सॉरी, ठीक है। अब इनका क्यों लो फेल गया उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। It was found that the law of octaves was applicable only up to calcium, as after calcium, every 8th element did not possess property similar to that of first. So इनका भी वही डॉबरेनियर सर जैसा हुआ कि जैसे उनका क्या हो रहा था कि पहले जो 3 ट्राइड्स थे, मतलब जो पहले 9 एलिमेंट्स थे, वही सिर्फ उनका जो भी दिया गया स्टेटमेंट था उसको फॉलो कर रहे थे। इनके में भी यही हुआ कि कैल्शियम तक, सिर्फ कैल्शियम तक, मतलब यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ कैल्शियम तक इनकी बातें फॉलो हुई। उसके बाद से तो भैया प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अलग हो रही थी। इट वॉज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit into law of octaves. So अभी न्यूलैंड सर ने हमको क्या कहा था कि 56 ही एलिमेंट्स हैं नेचर में और इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। लेकिन इनकी बात ऑफकोर्स रॉन्ग है, क्योंकि आज हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स है, राइट। तो ये इनकी बात रॉन्ग हुई। और दूसरी चीज़ ये कि 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं तो सही, लेकिन उसको अगर हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हिसाब से अगर हम उसको रिसेंबल कर रहे हैं तो भी वो कहीं पर भी ठीक से बैठ नहीं रहे हैं। तो ये भी चीज़ उनकी गलत हुई। इन्होंने जो 2 स्टेटमेंट दिए थे वो तो भैया गलत हो गए। नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। तो इसको समझने के लिए ना मैं आपको ऊपर जो भी हमने टेबल देखा वही मैं आपको बताऊंगी अगेन, बट इसको पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फ्रॉम टेबल 5.3, अभी हम कर लेंगे। नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दिस आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन, which have very different properties than these elements. Iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from this element. With the discovery of noble gases, the law of octave become irrelevant. तो इसको पूरा समझने के लिए ना हम डायरेक्ट यहीं पे चलते हैं। सो यस, हमको क्या कहा गया है कि ये देखिए यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन है जो, ठीक है, ये दोनों तो चलिए सेम है, ये सब सही है क्योंकि कैल्शियम के पहले हैं तो ये सब सेम है। लेकिन अब अगर देखो यहाँ पे आगे क्या दिया गया हमको, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो ब्रोमीन भी यहीं पे हमको है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ओके लेट मी जूम इन सो यू कैन डू इट इजी। सो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इन तीनों की प्रॉपर्टी तो सेम है, ये तो चलो हमने मान लिया। लेकिन इसके बीच में जो यहाँ पे कोबाल्ट और निकल रखा गया है, इसकी प्रॉपर्टी तो फ्लोरीन और क्लोरीन से बिल्कुल मैच नहीं हो रही है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी किससे मैच होती है, Fe मतलब आयरन से मैच होती है, लेकिन उसको तो काफ़ी दूर दूर रखा गया है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी, ठीक है।
जैसे अभी हम कुछ भी और देख लेते हैं, लाइक कुछ भी, जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कोबाल्ट निकल, ये सब एक दूसरे की प्रॉपर्टीज से काफ़ी ज़्यादा मैच होते हैं, लेकिन इनको कितना दूर रखा गया है ना। सो यही चीज़ जो थी वो एक लिमिटेशन बन गई इनके पीरियोडिक टेबल के लिए। और दूसरी चीज़ है कि जैसे इनर्ट गैसेस हमारे सामने है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जैसे जैसे डिस्कवर्ड होते गए ना, इनर्ट गैसेस पीरियोडिक टेबल में क्या पे होते हैं जानते हो आप लोग? यहाँ एकदम लास्ट में होते हैं, ये जो है ना, ये वाला, इसको इनर्ट गैसेस कहते हैं। ये इनका जैसे डिस्कवरी हुई, ये जैसे हम लोगों को मिले, तैसे ही इस पूरे लॉ ऑफ ऑक्टेव का कोई भी मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये लोग कहीं पर भी फिट हो ही नहीं रहा था। ठीक है, ओके। सो ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स की लिमिटेशंस थी। याद रखिएगा डोबरेनियस ट्रायड्स की लिमिटेशंस क्या थी और क्या उन्हें अपने स्टेटमेंट दिए थे, ये लिखना है। देन न्यूलैंड के बारे में भी सेम लिखना है, उसके बाद में मेंडलीव के बारे में भी सेम टू सेम लिखना है। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं मेंडलीव। अब यहाँ पे न्यूलैंड्स ऑक्टेव भी ख़त्म हो गए, मतलब ख़त्म हो गए इन द सेंस कि उनका भी कोई मतलब नहीं रहा। तो अभी नेक्स्ट कौन आ रहा है? हमारे मेंडलीव सर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos, Mendeleev's periodic table. Even after the rejection of Newland's law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. ठीक है, सो न्यूलैंड लॉ जो था ऑक्टेव्स वो तो पूरा फेल गया, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट अभी भी एटॉमिक मासेस के हिसाब से कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कहीं से कुछ ऐसे मतलब हो जाए कि ये सब लोग सेम निकले, कोई एक पैटर्न अच्छी सी बन जाए ताकि इसको पढ़ने के लिए बहुत ही ईजी बन जाए। तो द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। तो अब इसका मेन क्रेडिट किसको जाता है? डिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ये इनका नाम है। ठीक है, कोई यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं होता, ये इनका नाम है। और रशियन केमिस्ट, ये कौन है? एक रशियन केमिस्ट है। डॉबरेनियर कहाँ के केमिस्ट थे? वो जर्मन केमिस्ट थे। फिर न्यूलैंड कहाँ के? वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, वो केमिस्ट नहीं थे। न्यूलैंड जो थे वो थे इंग्लिश साइंटिस्ट थे वो। और ये हैं जो हमारे मेंडलीव हैं, ये रशियन केमिस्ट हैं। ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic masses, and also on the similarity of chemical properties. So इनके में क्या था, ये इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था किस चीज़ में, कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसको इस तरह से अरेंज करो कि उनकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब उनकी जो भी कोई प्रॉपर्टी है, उनके मासेस हैं और जितनी भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम हो रही हैं, उनको सब एक ही जगह पे रखो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे मेंडलीव सर ने की थी। अब यहाँ पे मेंडलीव सर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, उसको भी जल्दी से हम कर लेते हैं। Dmitry Ivanovich Mendeleev, 1834 to 1907. Dmitry Ivanovich Mendeleev was born in Tobolsk, yes, in Western Siberia, Russia on 8th February 1834. So ये इनकी बर्थ डेट और बर्थ प्लेस यहाँ पे दी है। After his early education, Mendeleev could join a university only due to the efforts of his mother. Dedicating his investigations to his mother, he wrote, "She instructed with example, corrected with love, and traveled with me to places spending her last resource and strength." ठीक है, सो इनके हिसाब से ये अपने मम्मा को बहुत मानते थे कि अगर ये किसी भी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर पाए थे तो वो बिकॉज ऑफ उनकी मदर। ठीक है, उनके मम्मी के सारे एफर्ट्स थे, इस वजह से अपनी मम्मी को कुछ मतलब ऐसे मम्मी को डेडिकेट करते हुए वो क्या कहते हैं कि उन्होंने मुझे कोई भी चीज़ जब इंस्ट्रक्शन देनी हो तो हमेशा एग्जाम्पल के साथ दी है, और मैं कहीं पर भी गलत हूँ तो उसको मेरे को प्यार से समझाया, मतलब करेक्टेड विथ लव, एंड ट्रैवल्ड विथ मी टू प्लेसेस स्पेंडिंग हर लास्ट रिसोर्स। अब जब उनके पास अब कुछ नहीं बचा देने को मेरे लिए, तो वो हमेशा मेरे साथ, मैं कहीं पर भी जाता तो मेरे साथ वो ट्रैवल करती, जो कि उनके पास एक लास्ट रिसोर्स था कि जो वो मेरे को हेल्प कर सकती थी। ठीक है,
She knew that with the aid of science, without violence, with love but firmness, all superstitions, untruth and errors can be removed. उनको ये पता था कि इनको उनकी मम्मा को ये पता था कि साइंस की हेल्प से, बिना किसी वायलेंस से और अच्छे से प्यार से एकदम इजीली सारे जो सुपरस्टिशंस, मतलब जो ये अंधविश्वास हैं और जिनको हम सच नहीं मानते, जितने भी झूठ है, इन सबको हम मिटा सकते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ही प्रपोज इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. द पीरियोडिक टेबल प्रूव टू बी द यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री. इट वॉज द मोटिवेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स. सो क्या हुआ यहाँ पे, मेंडलीव और बाद में यस उन्हें जब अपना पूरा जो स्टेटमेंट दिया, जो भी बनाया, उसको नाम दिया गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. और जो भी ये पीरियोडिक टेबल था, ये केमिस्ट्री, इनका प्रिंसिपल हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या था. और इसी जो भी एलिमेंट था, यही एक मोटिवेट करता है ताकि और एलिमेंट डिस्कवर्ड हों. जैसे कि मेंडलीव ने क्या कहा था, सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं. तो काफ़ी लोगों को जो सच मानने लगे, उनको क्या लगा कि हाँ भाई 56 ही होंगे, तो अब और क्यों ढूंढना है. लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने ढूंढा, तो और कितने सारे एलिमेंट्स निकले. तो उनका थोड़ा डीमोटिवेट, मतलब ऐसे बुरा नहीं कह सकते, लेकिन उनका ऐसे थोड़ा सा डीमोटिवेट स्टेटमेंट था. वेरेस इनका क्या था कि ये मोटिवेट करते थे कि नहीं, और अगर होंगे तो भी वो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे. एडजस्ट क्या, उन्होंने उनके लिए गैप भी छोड़ी थी. सोचो, मतलब इन्हें कितना प्रेडिक्ट किया था, यहाँ तक कि उन्हें गैप भी छोड़ी थी कि भाई यहाँ पे ये वाला एलिमेंट आएगा इन फ्यूचर, जो डिस्कवर्ड होने वाला है वो. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से. वैन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नोन. तो जब मेंडलीव ने अपना काम चालू किया था, तब कितने एलिमेंट्स नोन हुए थे, कितने डिस्कवर्ड हो चुके थे, 63. और न्यूलैंड के में कितने थे, दे वर 56. ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो इन्होंने अपना काम किसी से चालू किया था कि इन्होंने सबसे पहले तो जो भी एटॉमिक मासेस है उनकी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, उनके बीच में अगर कोई रिलेशन है, सो उसके बीच में वो ऐसे एग्जामिन कर रहे थे कि इनके बीच में क्या कोई रिलेशन निकलता है. Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. अब इन्होंने क्या किया कि जो भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में लेते हुए इन सब एटम्स को एक कंपाउंड के थ्रू देखा गया. किस तरह से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हेल्प से. वो मैं नीचे जो टेबल है ना, उसके थ्रू आपको पूरा समझा दूंगी, अभी सिर्फ इसको समझिए. ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड्स विथ मोस्ट एलिमेंट्स. सो उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टेड एलिमेंट्स है कि जो सबके साथ, मोस्ट ऑफ सारे एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट, मोस्ट ऑफ क्या, वो सभी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है, तो इन्होंने ये दोनों जो एलिमेंट्स थे, इनको चूज़ किया और उनको सबके साथ रिएक्ट करवा के देखा. द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म by an element were treated as one of the basic properties of elements for this classification. So इनके जो भी इनका स्टेटमेंट था, उसका जो बेस क्या था कि हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बेस पे इनने एलिमेंट्स को ट्रीट किया, मतलब उस हिसाब से उनको एक टेबल बना के रखा. ही देन टुक 63 कार्ड्स एंड ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट. ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड पिन द कार्ड्स टुगेदर ऑन अ वॉल. इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने 63 कार्ड्स बनाए. ठीक है, उसके बाद में हर एक कार्ड पे इनने मतलब जो भी एलिमेंट का सिंबल लिखा, जैसे हाइड्रोजन का H लिखा, ऑक्सीजन का O लिखा, लिथियम का Li लिखा, बेरिलियम का Be लिखा. इस तरह से उन्हें हर एक कार्ड पे ऐसे उसका नाम और उसके एक आध दो जो हम कह सकते हैं कि एक आध दो ऐसे फॉर्मूले लिख दिए. ठीक है, और उसके बाद में उन सारे कार्ड्स को 1 बाय 1 करके वॉल पे चिपका दिया. ठीक है, okay. He observed that most of the elements get a place in a periodic table and were arranged in order of their increasing atomic masses. अब इन्होंने क्या देखा कि ज़्यादातर एलिमेंट्स अपने एटॉमिक मासेस में ही, मासेस के हिसाब से ही अरेंज हुए हैं. He also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. On this basis, Mendeleev formulated a periodic law which states the properties of elements, okay, the properties of elements are the periodic function of their atomic masses.
ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, मैं बता रही हूँ। इसको अगर आप कह दो ना कि व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ मेंडलीव्स, तो उसमें भी आप ये वाली लाइन लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यस, सबसे पहले देखो मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या किया कि इन्होंने 63 कार्ड्स लिए और उसके ऊपर उन्हें उनका सिंबल लिख के और जो भी एक आध दो फार्मूला लिख दिए। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जैसे जो पहला हाइड्रोजन है हमारा, ओके, सो ये जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास अभी, तो उनने हाइड्रोजन लिया, उसके बाद में ऐसे 63 ऐसे उनने कार्ड्स बना लिए। ठीक है, ऐसे पूरा बंच बना लिया। उसके बाद में उन्होंने वॉल पे ये जो जितने भी ये हमारे कार्ड्स थे, ओके सॉरी, जितने भी कार्ड्स थे उनको इस तरह से वो रखते गए वॉल पे। ठीक है, अब उन्होंने ऐसे वॉल पे रखते गया, उसके बाद में उन्होंने क्या देखा कि ये सब अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज हुए हैं, सब के सब। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैरान कर देने वाली, मतलब एक शॉकिंग बात थी उनके लिए। ओके, यस, सो इन्होंने बाद में क्या किया, ये सारे उन्होंने देखे तो ये सब लोग तो एटॉमिक मासेस के हिसाब से वो हो गए थे। उसके बाद में इन्होंने क्या एक चीज़ ऑब्जर्व की, ये सॉरी क्या कहते हैं उसको, पीरियोडिसिटी के हिसाब से ही भी अरेंज हुए थे। सो इसीलिए तो इस चीज़ का नाम पड़ा, इस चीज़ को क्या, ये टेबल का नाम पड़ा पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, ये वॉल पे इस तरह से ऐसे जो भी था इनके कार्ड्स लगा के। ठीक है, और इस चीज़ के ऊपर साथ में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। मतलब किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, अपने एटॉमिक मासेस के हिसाब से होती हैं। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, सो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे देखो ये जो होता है ना, इनको ग्रुप कहा जाता था, वर्टिकल कॉलम्स जो थे इनको ग्रुप कहा जाता था, और ये जो थे इनको पीरियड्स कहा जाता था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी इसमें ना मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। ये अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और जो हमारा है लिमिटेशंस, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। इस वाली में हम अच्छे से इसको पहले समझ लेते हैं। ओके, सो इन्होंने क्या किया, पहले से ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इस तरह से पूरा अरेंज कर दिया। ओके, अब उन्हें क्या किया, जैसे हमने देखा ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के बेस पे इनका जो भी पूरा था, पूरा वो बेस था ना इनका पूरा पीरियोडिक टेबल। सो ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के बेस पे इन्हें क्या किया, ग्रुप 1 2 3 4 5 2 ऐसे कितने बनाए, 8 ग्रुप्स तक इनने बना लिए। अब उसमें क्या क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, R2O, फिर RH, RO, RH2। तो इस हिसाब से उन्हें लिखा। तो अब जितने भी को रिएक्ट करा, जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवा रहे थे तो वो क्या बन गया, H2O। तो H2O किसके फॉर्म में है, यहाँ पे R2O के फॉर्म में है। तो R2O के साथ अब इसी तरह से हाइड्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या ही बनेगा, मतलब H2O मतलब H2 बनेगा ना। सो वो H उस तरह से भी लिख सकते हैं। सेम एज लिथियम को जब ऑक्सीजन के साथ हमने थोड़ा सा मैस हो गया, ओके। तो अब जब हमने लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमको क्या मिला, लिथियम प्लस ऑक्सीजन को हमने जब रिएक्ट करवाया तो हमको क्या मिला, Li2O। मतलब ये किसके फॉर्म में आ गया, हमारा R2O के फॉर्म में आ गया, इस तरह से। ठीक है, सो यही चीज़ इन्होंने फॉलो की। जैसे इस वाले में ग्रुप 1 में जितने भी इस तरह से ये R2O का फॉर्मेशन कर रहे थे, उस हिसाब से इन्होंने ग्रुप 1 में लिखा। फिर जो भी ऐसे इस तरह फॉर्म हो रहे थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, उसको इस ग्रुप में लिखा। फिर जो भी थे वो थर्ड वाले ग्रुप में जो इस तरह से फॉर्म हो रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में, उसको इस तरह से लिखा। सो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, सो ये था इनके पूरे, मतलब आई होप आप समझ ही गए होंगे पूरा किस तरह से है।
तो यही था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इनके जो बारे में अचीवमेंट्स थी कि क्या क्या इनके बेनिफिट्स थे। अभी तक हमने ना न्यूलैंड में और डॉबरेनियर ट्रायल्स में हम लोगों ने सिर्फ लिमिटेशंस पढ़ी, इस वाले में हम अचीवमेंट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। और हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल इन 1872 एंड द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रेट्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स। The letter R is used to represent any of the element in the group. Note the way formula are written. For example, the hydride of carbon CH4 is written as RH4 and oxide CO2 is written as RO2. So ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि R मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ले लिया और उसको उस फॉर्म में हमको बस लिखना है। और इनका जो पब्लिश हुआ तो किस तरह से मतलब बाहर आया था ये। जर्मन जर्नल एक था जो कि 1872 में इस तरह से इनका बाहर आया था और इसका टाइटल क्या था कि ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के बेस पे इनको वो किया गया है। अगर आप ये मेंडलीव वाला अच्छे से समझ लेंगे ना तो मॉडर्न जो हेनरी मॉसली ने बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं, उसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब आप कर ही दीजिएगा। आई ट्रस्ट यू गाइज। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एंड येस, थैंक यू।